जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और काफ़ी डिमांड थी 12th के स्टूडेंट्स की कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए कि सर ऐसे क्वेश्चन बता दो जो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं, आते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, यदि आप 12th क्लास में हो और MP बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, किसका? MP बोर्ड का, तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं, आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, 20 मार्क्स आपको स्कूल से दिए जाते हैं। अब इसमें भी आपके कितने 4 सेक्शन होते हैं बेटा? कितने सेक्शन होते हैं? 4 सेक्शन होते हैं। इसमें A, B, C और D, ये 4 सेक्शन है। अब चारों सेक्शन में आपको पता है A पहले सेक्शन में आपको अनसीन आता है। क्या आता है बेटा? अनसीन आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन आपको आता है नोट्स बनाइए। क्या कीजिए? नोट्स बनाइए। ये कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। तो टोटल बेटा आपके कितने? 14 नंबर का पहला ये A सेक्शन होता है। और इसमें आप 14 के 14 यानी कि 14 के 14 मार्क्स ला सकते हो। इजी है। अनसीन आपको पता ही है, पहले आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनको देख के आंसर देने। और नोट्स बनाने में आपको टाइटल सबसे पहले देना होता है और 4 या 5 पॉइंट उसमें से आपको पैराग्राफ में से फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपके 14 मार्क्स हो जाते हैं। बहुत इजी है ये 14 मार्क्स। अब आता है हमारा दूसरा सेक्शन, ये होता है हमारा राइटिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन होता है? राइटिंग सेक्शन होता है। बेटा राइटिंग सेक्शन की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है लेटर, नोटिस और एक कंपोजिशन। कंपोजिशन में हमारा जैसे पोस्टर आ जाता है या रिपोर्ट आ जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? कंपोजिशन हो जाता है। तो ये आपका कितने नंबर का? ये 12 नंबर का होता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं, 4-4 नंबर के होते हैं, टोटल आपके 12 नंबर हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं C सेक्शन की। इसमें फिलअप्स और डू एज डायरेक्टेड ये 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। समझ में आई? और उसके बाद ये हमारा अगला सेक्शन होता है जिसमें 44 नंबर का देखने को मिलता है। इसमें आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर, और आज की वीडियो में हम इन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, ताकि औरों को भी फायदा मिल सके। ठीक है, तो आज मैं लगभग 15 to 20 क्वेश्चन आपके लिए लाया जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है पहले चैप्टर का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देख लीजिए। What was French expected to prepare with for school that day? उस दिन यानी कि उस दिन जो फ्रेंच था उसको याद करने के लिए क्या दिया था? क्या बोला था कि क्या करके तैयार करके आना? ये किसने दिया था? ये M. हेमल ने। किसने? M. हेमल। कौन थे? उनके फ्रेंच टीचर थे जो फ्रेंच सिखाते थे, लैंग्वेज टीचर थे। तो समझ लीजिए, अब फ्रेंच क्या था? फ्रेंच एक बच्चा था 6-7 साल का जो कि स्कूल में जाता था। किसके? M. हेमल के स्कूल में। अब फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर, फ्रेंच को दिया गया था क्या करने के लिए? तैयार करने के लिए। प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स। क्या? पार्टिसिपल, ये आपको याद रखना है। पार्टिसिपल याद करने को दिया था दैट डे, उस दिन। एज M. हेमल हैड सेड, M. हेमल ने कहा था दैट कि ही वुड आस्क द क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल, कि कल मैं आप लोगों से पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछूंगा। समझ में आया? फिर बता रहा हूं, फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल याद करने को दिए थे, याद रहेगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दूसरा। नोट कर लें कॉपी पेन लेके, नहीं हो तो बार बार वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएगा। आपने एक बार वीडियो देखा, थोड़ा सा याद हुआ, दूसरी बार फिर देखो, तीसरी बार फिर देखो, ये आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। दूसरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा रहता था? क्या लगा था बुलेटिन बोर्ड पर इस बार? बुलेटिन बोर्ड समझ रहे हो क्या होता है? मतलब जिस तरह से बोर्ड है ना,
इस तरह से बुलेटिन बोर्ड जहां हमें डिस्प्ले होता है चीजें, जैसे आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो वो चिपका जाता है, वहां प्रिंसिपल वहां चिपका देते हैं कोई भी लिख के। ऐसे ही बुलेटिन बोर्ड पे जो भी जर्मन से, क्योंकि जर्मन ने क्या कर लिया था, उस फ्रेंच पर कब्जा कर रखा था, तो जर्मन से, जर्मन में भी कहां से, जर्मन की राजधानी, जर्मन की राजधानी क्या है, बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आते थे कहां, फ्रेंच को, कि आज ऐसा होना है, आज वैसा होना है, और जो भी ऑर्डर आते थे वो किस में लग जाते थे बेटा, बुलेटिन बोर्ड पे लग जाते थे। तो देखो ध्यान से समझना कि बुलेटिन बोर्ड वाज ए सोर्स ऑफ लेटेस्ट न्यूज। क्या था, जो बुलेटिन बोर्ड था वो सोर्स था, जो भी जानकारियां आ रही थी वो वहीं से पता चलती थी, फॉर द पीपल, वहां के लोगों के लिए। आगे क्या बोल रहे हैं, द जर्मन्स हैड पुट अप द नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। इस पर क्या है, जर्मन ने नोटिस लगाया था किस पर, बुलेटिन बोर्ड पर, दिस ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। अभी बात की मैंने, ये ऑर्डर कहां से आया था, बर्लिन से आया था, टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी किसकी जगह, फ्रेंच की जगह। इन द स्कूल ऑफ अलास्क एंड लॉरियन, जो अलास्क और लॉरियन के स्कूल थे वहां अब क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। बात समझ में आई। तो फ्रेंच में जैसे कि एम हेमल वहीं 40 सालों से पढ़ा रहे थे, बड़े दुखी हो गए बेचारे, जैसे ऑर्डर आया उनको पता चल गया कि कल से अब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं। तो उस दिन बड़े अच्छी ड्रेस पहन के आए थे, क्योंकि उस दिन फेयरवेल पार्टी थी एक तरह से, उनकी विदाई हो नहीं थी, कि कल से उनकी अब एंट्री उस स्कूल में नहीं थी, क्योंकि वो फ्रेंच पढ़ाते थे तो फ्रेंच वहां बंद हो रही थी। अगला क्वेश्चन, What is Saheb looking for in the garbage dump? Where is he and where has he come from? साहेब गार्बेज डंप पर क्या देख रहा था, क्या खोज रहा था, और वो कहां से आया था, और उस कहां सेटल हुआ आकर। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, ज्यादातर एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा, ध्यान देना। आंसर देखिए, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड। क्या देख रहा था साहेब, गोल्ड देख रहा था इन द गार्बेज डंप। अब गोल्ड किसको बोला गया, जो भी बोतल वगैरह मिलती है, कुछ प्लास्टिक का सामान या कुछ कॉपी पेन या कुछ भी ऐसा मिलता, उसके लिए क्या बोल रहा है, वो गोल्ड बोल रहा है। मतलब कोई ऐसी कीमती चीज जो जिसको बेच के उसको पैसा मिले, उसको गोल्ड बोला जा रहा है। ही इज इन सीमापुरी, और ये कहाँ रहता था, ये कहाँ, इंडिया में कहा है, इंडिया की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में एक डिस्ट्रिक्ट का सीमापुरी, तो सीमापुरी में ये रहता था। नेबरहुड ऑफ द ऑथर, और ऑथर का क्या था, ये पड़ोसी था, और ऑथर कौन थी, एनीस जंग। कौन थी, एनीस जंग थी। आगे बात करते हैं, साहेब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, और साहेब कहां से आया था, बांग्लादेश से आया था। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, और ये साहेब कहां से आया था, ढाका से ही आया था। क्लियर। यदि कंट्री पूछी जाए तो बांग्लादेश है, और यदि जगह पूछी जाए तो ढाका को बताना है आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या साहेब खुश था टी स्टॉल पर काम करके। आपने कहानी आपको पता ही होगी। तो देखो, नो भाई नहीं, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। साहेब खुश नहीं था काम करके कहां, टी स्टॉल पे, एज ही इज नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन बिल। बिल होता है बेटा इच्छा। अब वो अपनी इच्छा का मालिक नहीं रहा था। पहले क्या है, बेशक वो कचड़ा बिनता था, लेकिन अपनी इच्छा का मालिक था। आज मन है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और अब वो बोल रहा है, देखो, हिज फेस आल्सो लॉस्ट दियर चार्म ऑफ केयर फ्री लुक। जो पहले बिंदास वाला लुक था उसका, केयर फ्री लुक, वो अब चला गया था। उससे चेहरे से चमक चली गई थी, क्योंकि अब वो क्या कर रहा था, किसी के अंडर में काम कर रहा था। अर्लियर ही यूज्ड टू कैरी प्लास्टिक बैग। पहले वो थैला उठा के घूमता रहता था on his shoulder, but the bag was his own। लेकिन बैग क्या होता था, उसका खुद का था। Now he is carrying canister which belongs to the man who owns the tea stall। अब वो टी स्टॉल का जो मालिक था, उसका जो कनिस्टर था चाय का, उसको उठा के फिरता रहता था। To him the weight of steel
कनस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। अब उसको जो केतली होती है ना, वो भी भारी लगती थी, किससे? प्लास्टिक बैग से, क्योंकि अब केतली उसकी नहीं थी, वो किसकी थी? टी स्टॉल के मालिक थी, और बैग पहले उसका था। अच्छे समझ में आ गया? आगे देखो, कोई मीनिंग प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ द फिरोजाबाद फेमस? अच्छा, फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल। क्या? वहां चूड़ियां का ज्यादा कारखाने हैं, तो चूड़ियां बनती है वहां, ठीक है। और चूड़ियों की जो फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो काम करते हैं उनको कई तरह की बीमारियां लग जाती है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर या स्किन डिसीजेज हो जाती है, और आंखों में दिक्कत हो जाती है, कानों में दिक्कत हो जाती है सुनने में। इट इज सेंटर ऑफ इंडियन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये पूरा क्या है? हब है, सेंटर है किसका? जो भी गिलास के काम होते हैं ज्यादातर, जैसे फाइबर का काम हो गया, या गिलास मतलब जो चूड़ियों के काम हो गए, या इस तरह की जितनी भी ज्यादातर चीजें बनती है वो कहाँ बनती है? वो बनती है बेटा फिरोजाबाद में। कहाँ बनती है? फिरोजाबाद में। तो यहाँ मुकेश रहता था। कौन रहता था? मुकेश रहता था। कहाँ? फिरोजाबाद में। ये आप लोग ध्यान रखना, कौन रहता था? मुकेश। और साहब कहाँ रहता था? सीमापुरी में रहता था, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। अच्छा, ये पूछा गया है, हजार्ड होता है, क्या क्या परेशानियां आती है क्या करने में? जो ग्लास बेंगल्स है फैक्ट्रियां हैं, उनमें काम करने में क्या क्या परेशानी आती है? तो देखो परेशानियां क्या क्या आती है, मैंने पहले बता दिया कि परेशानी आती है कि आंखें खराब हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो देखिए, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर द बेंगल्स। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? बेंगल्स के लिए फेमस। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फेमस है भैया, इंडिया में ही फेमस नहीं है, पूरी दुनिया में। ऑलमोस्ट ऑल द फैमिली आर इंगेज्ड इन द बिजनेस, और सारे वहाँ के जो परिवार है वो लगभग ज़्यादातर वहीं काम करते हैं। और ये क्या है, यहाँ ज़्यादातर रिफ्यूजीज रहते हैं। रिफ्यूजी कौन होते हैं? जो जैसे बांग्लादेश से आ गए, पाकिस्तान से आ गए, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो यहाँ काम करते हैं। अब आगे देखिए, दीज फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड द फर्नेस। और भाई पूरी उनकी जनरेशन के जनरेशन वहाँ ख़त्म हो गई, वहाँ काम करके वेल्डिंग ग्लासेस एंड मेकिंग बेंगल्स। दे वर्क इन द डार्क एंड डिग्नी रूम्स विदाउट लाइट। और इन्होंने क्या किया, ऐसे कमरों में काम करते हैं जहाँ अंधेरा होता है और उजाला नहीं होता है, ऐसे कमरों में काम करना पड़ता है। दीज वर्कर फेस ऑल द हैजार्ड। और यहाँ जो काम करने वाले हैं वो सारी मुसीबतों का सामना करते हैं। इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ, और इससे क्या होता है, उनकी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान। आई साइट, जैसे मैंने कहा, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। दे समटाइम्स इवन टर्न ब्लाइंड, कभी कभी अंधे भी हो जाते हैं। बिफोर दे आर एडल्ट, मतलब जवान होने से पहले ही कई बार क्या होते, बच्चे अंधे हो जाते हैं। और इट इज डेंजरस वर्क, ये क्या है, खतरनाक वर्क है। अलोंग विथ ऑल दिस प्रॉब्लम्स दे लीड देयर लाइफ इन माइजरियस एंड पुअर्टी। और इतना करने के बाद भी उनकी जिंदगी क्या है, बेहतर नहीं हो पाती है। गरीबी में ही उनकी जिंदगी, परेशानियों में ही जिंदगी खत्म हो जाती है। आगे समझो, नेक्स्ट, What is the misadventure that William Douglas speak about? ये है भैया आपका तीसरा चैप्टर, विलियम डोगलास। विलियम डोगलास राइटर है यहाँ, और चैप्टर का नाम है डीप वाटर। डीप वाटर मतलब गहरा पानी। अब पानी गहरा हो तो पानी को देख के डोगलास में क्या होता था, डर लगता है, वो पानी से डरता था। तो देखिए, डोगलास वॉज स्केर्ड ऑफ वाटर, उसको पानी से क्या लगता था, डर लगता था। स्केर्ड मतलब डरना। ही वॉज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, उसने क्या सीखा था, स्विमिंग सीखने की कोशिश की थी। लर्न है ये, स्विमिंग को सीखने की कोशिश की थी एट ए पुल में। वन डे ए बिग स्ट्रॉन्ग बॉय, एक बड़ा सा लड़का हट्टा कट्टा
पिक्ड हिम, उसको उठाता है और क्या करता है, एंड टॉसेस हिम इन द डीप साइड ऑफ पुल, और एक गहरी सी जगह उसको फेंक देता है। ही हिट द वाटर सरफेस इन द सिटिंग पोजीशन, और वो कहां पहुंच जाता है, नीचे पहुंच जाता है, तल के पास पहुंच जाता है। ही वॉज टेरिफाइड एंड सॉलोड वाटर, वो बहुत ही ज्यादा डर गया था भयानक रूप से और डूबने ही वाला था लगभग। ही वॉज इन हिज मिस एडवेंचर डोगलास वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉन, और इस दुर्घटना में जो डोगलास था यानी कि जो राइटर था वो बता रहा है कि मैं मतलब लगभग डूबने ही वाला था। ऑलमोस्ट ड्रॉन मतलब डूबने ही वाला था। तो ये समझ में आ गया होगा, डोगलास की बात हो रही है जो स्केर्ड, पानी से डरता था, और एक लड़का आता है उसको उठा के पानी में फेंक देता है और उसको बाद जैसे तैसे बचता है वो। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज डोगलास डिटरमाइंड टू गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर, डोगलास क्यों दृढ़ निश्चय करता है पानी से, मतलब पानी से कवर अप होने का, क्योंकि अब उसको क्या था कि डोगलास हैड बैड एक्सपीरियंस ऑफ द वाटर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही डर बैठ गया था पानी से। This fear stayed with him for years, और ये डर उसका साथ में ही चलता रहा। This fear deprived him of water based activities, अब वो क्या वाटर बेस्ड एक्टिविटी थी उनको नहीं कर पाता था, जैसे क्या स्विमिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये बाकी चीजें। ही रिग्रेटेड, वो पछताता था, बीइंग ए डिप्राइव्ड होता है मतलब वंचित रहना, अब बोटिंग नहीं कर पाता था बेचारा, स्विमिंग नहीं कर पाता था, एंड फिशिंग, और फिशिंग भी नहीं कर पाता था। ही टायर्ड वेरी पॉसिबल वे टू, ही ट्राइड वेरी पॉसिबल वे टू गेट राइड ऑफ फियर ऑफ वाटर, उसने हर संभव प्रयास किया पानी से क्या करने का, बचने का, लेकिन सफल नहीं हुआ। फाइनली ही वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर विद द हेल्प ऑफ द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, भैया फिर उसने क्या किया, एक ट्रेनर हायर कर लिया, एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया, और उनकी मदद से वो क्या किया, ही हैड फर्म डिटर्मिनेशंस टू गेट राइड ऑफ this fear, and he ensured that no residual fear was left, और उसने क्या किया, दृढ़ निश्चय किया कि मैं पानी से जो डर है ना उसको खत्म करके ही रहूंगा, और स्विमर हायर किया उसने, इंस्ट्रक्टर हायर किया, और उसके बाद प्रैक्टिस की, और जैसे तैसे वो सीख ही जाता है। तो मतलब कुल मिला के इनका बोलने का मतलब था कि यदि आप कैसे भी हो, किसी भी उम्र में हो, यदि आप दृढ़ निश्चय कर लेते हो कुछ करने का तो आप करके ही रहते हो, लेकिन आपके पास एक संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग रेट ट्रैप्ड। अच्छा, ये पेडलर वाला चैप्टर आ गया, क्या नाम है चैप्टर का, रेट ट्रैप। क्या नाम है चैप्टर का, रेट ट्रैप। रेट ट्रैप होता है चूहादानी, चूहे को पकड़ने वाला जो जाला होता है ना, जाली, उसको बोलते हैं रेट ट्रैप। अब क्या बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया ही क्या है, ये वर्ल्ड, पूरी दुनिया ही क्या है, पेडलर बोलता है रेट ट्रैप है। तो ऐसा आइडिया कहां से आया, द पेडलर मेड रेट ट्रैप हिमसेल्फ एंड वेंट अराउंड सेलिंग देम, पेडलर खुद ये बनाया करता था रेट ट्रैप और बेचने जाता था उसको। वन डे, एक दिन, वॉकिंग अलोंग विद द रोड, एक दिन रोड पे जा रहा था, क्या हुआ, ही वॉज स्टक बाय एन आइडिया, उसके एक दिमाग में आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि ही थॉट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग, कि पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया कुछ भी नहीं, बट ए बिग रेट ट्रैप, कि ये क्या है, एक रेट ट्रैप है। एज द रेट इज अटेम्प्ट टू टच द बैट, बैट होता है चारा, जैसे कि चूहा जो होता है वो क्या है, जैसे चूहादानी है तो चूहा बाहर है तो चूहा क्या चाहेगा, उस बैट को मतलब पाना चाहता है। द मैन आल्सो इज अट्रैक्टेड बाय द रिचेज, और आदमी भी ऐसा ही है कि वो जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनको पाना चाहता है, उनको क्या करना चाहता है, उनको पाना चाहता है, जॉय ऑफ द वर्ल्ड एंड गेट कफ, और उन्हीं में ही उलझ के रह जाता है। तो ये इसका कहने का मतलब था कि पूरी दुनिया एक रेट ट्रैप है। आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉय वॉज द क्रॉप्टर सो टॉक्टिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जो क्रॉप्टर था, क्रॉप्टर कौन था, एक ओल्ड मैन था। कौन था, एक ओल्ड मैन था। वो टॉक्टिव क्यों था, हो गया किसके साथ, पेडलर के साथ। पेडलर को कोई अपने घर में नहीं रखता था, लेकिन क्रॉप्टर भी अकेला रहता था, तो उसने सोचा चलो कोई बातचीत करने के लिए मिल रहा है तो चलो गपशप मारेंगे। द क्रॉप्टर वॉज लोनर, मतलब वो भी अकेला ही था। ही वॉज विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके बच्चे भी नहीं थे, ना बीवी थी ना बच्चे थे, कोई नहीं था। ही वॉज सो हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक, मतलब उसको बड़ी खुशी हुई कि चलो कोई तो मिला बातचीत करने के लिए। ही वेलकम्ड हिम, उसने स्वागत किया विद द स्माइलिंग फेस। दिस वॉज द रीजन फॉर हिज बीइंग टॉक्टिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, यही कारण था उसका क्या होने का, फ्रेंडली होने का, टॉक्टिव होने का, क्योंकि उसको कोई मिलता ही नहीं था बात करने के लिए। अब जब कोई मिला तो उसने बड़ा स्वागत किया उसका और उसके साथ बढ़िया बातचीत की, ठीक है। और उसके बाद उसी ने उसको चूना लगाने का प्रयास किया। तो why did he show the 30 kroner to the peddler? पेडलर को उस क्रॉप्टर ने 30 kroner क्यों दिखाए? अब क्यों दिखाए देख लीजिए। द क्रॉप्टर हैड ए काउ, क्रॉप्टर की क्या थी, गाय थी एक। While talking he told the peddler that his cow gave enough milk to support him and he sells the milk in the क्रीमरी। और वो क्या कर देता है, वो उस दूध को बेच देता है। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज काउ, और उसको काउ की अपनी गाय पे बड़ा गर्व है कि मेरी गाय मेरा गुजारा चला रही है। ही टोल्ड द पेडलर दैट ही हैड रिसीव्ड 30 kroner, उसने बताया कि भैया मैं तो 30 kroner कमा लेता हूं, ठीक है, एज द पेमेंट फॉर हिज मिल्क, जो गाय का दूध बेचता हूं उससे 30 kroner कमा लेता हूं। क्रॉप्टर फेल्ट दैट द पेडलर डिडंट बिलीव, उसने ऐसा सोचा कि शायद इसको बिलीव नहीं हो रहा है, तो उसने गठरी ली पैसों की 30 kroner की और दिखा दी, भैया देख लो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो सो ही सॉड देम द पेडलर, और इसलिए उसने वो पैसे किसको दिखा दिए, पेडलर को दिखा दिए। बात समझ में आ गई, पक्का। चलिए आगे देखिए 12, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, पेडलर के बारे में क्या डाउट हुआ था एडला को। एडला कौन थी, आयरन मास्टर की बेटी थी। आयरन मास्टर की बेटी थी। पहले आयरन मास्टर ने बोला चलो हमारे घर चलो, लेकिन उसके बाद वो नहीं मानता है तो एडला को भेजा जाता है। फिर एडला उसको मना के अपने घर ले जाती है कि चलो हमारे घर, कल क्रिसमस है, क्रिसमस साथ में मनाएंगे। द पेडलर वॉज इन रैग्स एंड ही वॉज लुकिंग वेरी फ्रिटन, पेडलर क्या था, जब एडला ने देखा तो बड़ा अलग सा था, उसका चेहरा डरा हुआ एकदम, क्योंकि चोरी करके भागा था तो डरा हुआ था। सीइंग हिज कंडीशंस एडला थॉट आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, एडला ने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये चोरी करके भागा है कुछ, है ना, और एल्स ही एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो जेल से भागा है या तो चोरी करके भागा है, कुछ तो गड़बड़ है। एडला डाउटेड दैट द मैन वॉज नॉट मच एजुकेटेड, और एडला को यह भी पता चल गया कि आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। बात समझ में आई, याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, पेडलर पे क्या शक हुआ, शक ये हुआ कि ये तो या तो चोरी करके आया है कहीं से या जेल से भागा हुआ है। आगे देखो, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइड ऑफ द पीजेंट, पीजेंट का जो मतलब पूरा नक्शा था वो कैसे बदल गया। ये चंपारण मोमेंट की बात की है, इंडिको चैप्टर है आपका 5वां, उसमें से क्वेश्चन है। दिस एपिसोड हैड द ग्रेट इफेक्ट ऑन द पीजेंट, पीजेंट होते हैं मतलब जो काम करने वाले होते हैं, खेतों में काम करते हैं, उसको उनको पीजेंट बोला जाता है। दे वर लिबरेटेड फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश,
मतलब उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, लेकिन गांधी जी वहाँ जाते हैं, गांधी जी क्या करते हैं, उनके टैक्स को कम करवाते हैं। और गांधी जी का पहला मूवमेंट था जो कि बहुत सफल रहता है, इससे किसानों को काफ़ी मदद मिलती है। तो ये आप लोग बहुत इजी है, बना लेना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाई डू यू थिंक द गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। गांधी जी क्यों बोलते हैं कि जो चंपारण का मोमेंट था मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा? क्यों? क्योंकि उससे पहले गांधी जी ने कोई भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया था, और ये आंदोलन ऐसा था कि वो सफल भी रहा। तो जो चंपारण एपिसोड वाज डेफिनेटली ए टर्निंग पॉइंट इन द गांधीज लाइफ। It proved that the Indians could not be harassed in their own country। इससे सिद्ध हो गया कि भारतीयों को हरास नहीं किया जा सकता अपने ही देश में। It gave the courage to the Indian, they were conscious about their rights। इस चीज ने शो कर दिया कि हम इंडियन अपने अधिकारों के प्रति क्या है, सचेत है, हमें दबाया नहीं जा सकता। They knew how to fight against this system। Due to this incident, Gandhi ji decided to urge the Department of British। It was in Champaran where the civil disobedience was first time succeeded। तो ये आंदोलन सफल भी रहा फर्स्ट टाइम। और गांधी जी के लाइफ में, पीजेंट की लाइफ में, दोनों की लाइफ में इस इवेंट ने बहुत बड़ा इफेक्ट डाला। ठीक है, यहां से गांधी जी बने थे और आगे चल के वो बापू बने, और आगे चल के महात्मा बने, आगे चल के राष्ट्रपिता बने। तो आगे चलते हैं। What are the some of the people positive view on interview? इंटरव्यू के बारे में कुछ लोगों के पॉजिटिव विचार होते हैं और कुछ के नेगेटिव। तो बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि क्या है, एक रिलायबल सोर्स इंटरव्यू क्या करने का, अपनी चीजों को बाहर निकालने का। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नलिज्म। वी गेट टू नो द इंफॉर्मेशन, द हिडन टैलेंट ऑफ द पीपल। अब देखिए, मतलब अभी IIT बाबा फेमस चल रहे हैं और ऐसे ही मोनालिसा फेमस हो रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इंटरव्यू की वजह से तो हो रहा है। तो इंटरव्यू क्या करता है, हमारे अंदर के टैलेंट को बाहर दिखाता है, और हमारे अंदर कोई हुनर है तो लोग जान पाते हैं। तो इंटरव्यू एक जरूरी हिस्सा है और होना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। लेकिन कुछ लोग, दूसरा क्वेश्चन आ गया कि कुछ लोग डिस्पाइट क्यों करते हैं, मना क्यों करते हैं, कुछ है ना, इंटरव्यू देने से मना क्यों करते हैं? वो मानते हैं कि हम इंटरव्यू देंगे तो हमारी जो क्या है, हमारी जो अपनी पहचान है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी चली जाएगी, पब्लिक हो जाएगी, हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इन डिमिनिशिंग देम दे कंसीडर द इंटरव्यूज एज एन warranted entrance in their life। they want to be their own world। वो अपनी दुनिया में खुश है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमें इंटरव्यू देने की या फोटोग्राफ लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने में खुश है। लेकिन कुछ दूसरी जगह होते जो व्यक्ति फेमस होना चाहता है वो इंटरव्यू दे, जो नहीं होना चाहता है वो ना दे। आगे देखिए, आज यहीं हमारी स्लाइड खत्म होते हुए, तो ये थे हमारे लगभग 16 क्वेश्चन हमने देखे। इनमें से मैं एश्योर कर रहा हूं 5 क्वेश्चन कम से कम, क्योंकि 7 तो टोटल आते हैं, तो 5 क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिल जाएंगे, पक्का है, आप नोट कर लो। इसलिए इनको बार बार देखना, आपके 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। और अगली बार मैं अगले क्वेश्चन यानी कि विस्टा के क्वेश्चन लेके आऊंगा, पोएम्स के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो यानी कि आप यदि इन लगभग 30 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा दोनों बुक्स के, उनमें से आपको 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 25 नंबर के। आते कितने नंबर के क्वेश्चन है? 32 नंबर के, 32 मार्क्स के। और मैं बोल रहा हूं कि 24-25 नंबर तो मिनिमम से मिनिमम आपको केवल लगभग 25-30 क्वेश्चन करने से आ जाएंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से कोशिश की मैंने बताने की। कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना, और कोई और वीडियो आपको चाहिए तो उसमें भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा नया वीडियो लाने की। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों को शेयर कर देना जरूर। थैंक यू सो मच।